सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी कांड में जांच बिठा दी है और यह काम सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज की अध्यक्षता में एक कमेटी को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में कई अहम मुद्दे उठाए हैं, कई तल्ख टिप्पणियां की हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे तफसील से बताऊंगा। लेकिन यह कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कमेटी बनाए जाने के सुझाव को भी खारिज कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जता दिया हमें सरकारी कमेटी पर भरोसा नहीं है। अब यह कमेटी 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अपने इस आदेश में चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने 20वीं सदी के महान उपन्यासकार, निबंधकार और क्रिटिक जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 के कथन का भी जिक्र किया है। जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी है, मैं कहूँगा ज़रूर पढ़ें। अगर आप राजनीति, नाइंसाफ़ी और दमनकारी तंत्र व्यवस्था को समझना चाहते हैं। साथ ही ऑरवेल की एक और मशहूर उपन्यास एनिमल फार्म भी पढ़ें। लेकिन आज बात 1984 की और पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने जॉर्ज ऑरवेल को क्यों कोट किया? पेगासस जासूसी कांड के जजमेंट से इसका क्या संबंध है? उस केस से रिलेटेड, उस केस के जजमेंट में जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास को क्यों कोट किया गया? सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की बारीकियों पर मैं तफसील से चर्चा करूंगा। पहले जान लेते हैं महान कहानीकार, उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल के बारे में। अंग्रेज अफसर के बेटे एरिक आर्थर ब्लेयर यानी जॉर्ज ऑरवेल का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में हुआ था। इनका मशहूर उपन्यास 1984 दरअसल 1949 में छपकर आया था। इस उपन्यास में उपन्यासकार ने यानी जॉर्ज ऑरवेल ने दूरबीन लगाकर भविष्य में देखने की कोशिश की। वो 35 साल बाद के काल्पनिक मुल्क का मंजर पेश करते हैं। एक ऐसी खौफनाक तंत्र व्यवस्था का ताना बाना बुनते हैं जो तंत्र आपकी सांसों पर पहरा बिठाए हुए है, आपके हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। हर घर में उसका खुफिया जाल फैला हुआ है। किसी को किसी पर भरोसा नहीं। परिवार अपने बच्चों से भी डर रहा है। सभी खौफ में जी रहे हैं कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। इस खौफ में कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। बिग ब्रदर कौन? सरकार, वो तंत्र जो सत्ता में है। यह कहानी सत्ता के नाजायज इस्तेमाल की कहानी है जो उस काल्पनिक देश के नागरिकों के अंदर एक अजीबोगरीब डर पैदा करता है। उसे लगता है कि सरकार उसका दिमाग भी पढ़ रही है, कहीं वो थॉट क्राइम यानी वैचारिक अपराध तो नहीं कर रहा। लेकिन कोई है जो उसके दिमाग की परतों में छिपे राज को भी पढ़ रहा है। उसे इस बात का डर है कि कोई है जो उसकी थॉट को पुलिस कर रहा है। उसे डर है कि अगर वो सरकार के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा सोच भी लेता है तो बिग ब्रदर उसे पढ़ लेगा और फिर पुलिस दंदनाते हुए उसके दरवाजे पर होगी और यह भी हो सकता है कि उसे सरे राह उठा लिया जाए, क्योंकि वो तंत्र एक दमनकारी तंत्र है। आपको जब मैं ये बता रहा तो क्या आपको एक पल के लिए कतई ये लगा कि दरअसल मैं आपको एक उपन्यास की दुनिया दिखा रहा हूं, एक काल्पनिक दुनिया के बारे में बता रहा हूं? मुझे यकीन है आपको यह लगा होगा कि ये कोई फिक्शन की दुनिया नहीं बल्कि असली दुनिया की झांकी 70 साल पहले एक उपन्यासकार ने हमें एक कहानी के जरिए दिखाने की कोशिश की है। दरअसल जिस तंत्र व्यवस्था का जिक्र इस उपन्यास में है वो एक टोटलिटेरियन स्टेट है, एक डिक्टेटरशिप का रूप जो आज दुनिया में लोकतंत्र के रास्ते आ रहा है। तमाम देशों में उसके पदचाप हम पहचान सकते हैं, उसकी आहट पा सकते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट को जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास की याद क्यों आई? और आई भी तो इस उपन्यास के एक यादगार वाक्य को चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में शामिल करना क्यों जरूरी समझा? आखिर पेगासस खुफिया स्पाईवेयर के जजमेंट में ही क्यों कोर्ट ने यह बात कही? कोर्ट ने इस उपन्यास की कौन सी लाइन उठाई वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इस उपन्यास के कुछ यादगार कोट्स हैं, कुछ यादगार शब्दावली है जो आज भी इस्तेमाल होती है, गंभीर लेखों में इस्तेमाल होती है। एक वो शब्दावली, एक वो वाक्य जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू।
एक और कोट है, बड़ा फेमस कोट इस किताब का, और वो है हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर, हु कंट्रोल्स द प्रेजेंट कंट्रोल्स द पास्ट। अब समझिए आप कैसे इतिहास को बदलने की मुहिम चल रही है। जॉर्ज ऑरवेल के उस काल्पनिक मुल्क या सुपर पावर का नाम है ओशिएनिया, लेकिन नजरें घुमाएंगे तो हम पाएंगे कि कल्पना और हकीकत के बीच की दीवार ढहती जा रही है। आप पाएंगे कि हम भी शायद उसी काल्पनिक ओशिएनिया के कहीं बाशिंदे तो नहीं, कहीं दूरबीन लगाकर 2014 के नए भारत के बारे में तो नहीं लिख रहे थे जॉर्ज ऑरवेल अपने इस उपन्यास 1984 में। क्या चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मन में जब वो इस उपन्यास की एक मशहूर लाइन अपने आदेश में लिखते हैं, अपने एक आदेश का हिस्सा बनाते हैं? इस उपन्यास में एक जगह एक पात्र अपने से बात कर रहा है। वो कहता है, "What can you do?" thought Winston, "against the lunatic who is more intelligent than yourself, who gives your arguments a fair hearing and simply persists in his lunacy." 2014 के नए भारत में तो हमें बताया गया कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार और आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। किसी की सुनी गई? कोई है जो ये मनवाने पर उतारू है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं, नए भारत में हिंदू बहुसंख्यकवाद होगा नया मंत्र? कोई है जो हमें डरा रहा कि नए तंत्र में सरकार की मुखालफत देशद्रोह है? हमें बताया जा रहा कि सरकार सही है, पार्टी सही है, बाकी सब एंटी नेशनल। 1984 में जॉर्ज ऑरवेल इस उपन्यास में लिखते हैं, "History has stopped. Nothing exists except an endless present in which the party is always right." इस उपन्यास का एक और मशहूर कोट है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जजमेंट में लिखा। पहले जानते कि कोर्ट ने जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 की कौन सी बात उठाई। दरअसल पेगासस खुफिया सर्वेलेंस मामले में अपने आदेश की पहली लाइन में चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 को कोट करते हुए लिखा, "If you want to keep a secret, you must also hide it from yourself." अगर आप कोई चीज गुप्त रखना चाहते हैं तो उसे अपने आप से भी छुपाना पड़ेगा। जाहिर है ये नामुमकिन सी चीज है, यानी कि कोई ना कोई ये खुफिया तंत्र जानबूझकर नागरिकों पर बैठाना चाहता था। उसे मालूम था कि वो क्या कर रहा है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने उपन्यास की इस लाइन को किसी भी विस्तार में समझाया तो नहीं, लेकिन पेगासस जासूसी कांड में सरकार के खिलाफ अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में ही बता दिया कि लोकतंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अपने ही लोगों के खिलाफ जासूसी कोरी बेईमानी है। दरअसल सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा था कि क्या आपने पेगासस के जरिए लोगों के फोन की जासूसी करवाई है। सरकार यही बता दे कि जब उसे इसके बारे में 2019 में पता लगा, जब इस तरह की रिपोर्ट्स आई मीडिया में लीक हुई, तो उसने इन कदमों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों पर सरकार नानुकुर करती रही, सीधे जवाब से बचती रही। कोर्ट के पूछने पर भी यदि देश की सरकार सीधा जवाब न दे तो इसे क्या समझा जाए कि हो ना हो दाल में कुछ तो काला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि सरकार जवाब नहीं देगी तो एक कमेटी को यह काम सौंपते हैं जो पता लगाए कि आखिर मोदी सरकार ने इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था या नहीं, और किया था तो क्यों, और लोगों की जासूसी देश के किन कानूनों के तहत की गई,
और इसके लिए क्या कानूनी तौर तरीके अपनाए गए। ये स्पाईवेयर किन लोगों पर इस्तेमाल हुआ और 2019 में मीडिया में ऐसे स्पाईवेयर के इस्तेमाल के खुलासे के बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया। और सबसे बड़ी बात, क्या पेगासस स्पाईवेयर केंद्र या किसी राज्य सरकार ने इजराइल की कंपनी से खरीदा, क्योंकि यह स्पाईवेयर केवल सरकारों या सरकारी एजेंसियों को ही बेचा जाता है, टू वेटेड एजेंसीज ओनली। और आपको अब तक सरकार की तरफ से यह बताया गया कि ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए दुनिया भर में पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल सरकारें करती हैं। मगर क्या कोई सरकार पत्रकारों, देश के नामी गिरामी एक्टिविस्ट, विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस स्पाईवेयर के जरिए उनका मूवमेंट, उनकी बातचीत ट्रैक करेगी? ये किसने सोचा था? और ये जासूसी पिछले 3 सालों से चल रही थी, जो खबरें अभी तक आई हैं, जो फोन नंबर्स मिले हैं, जिनके फोन ट्रैक किए जा रहे थे। मगर इसी बात का जब खुलासा हुआ तो सरकार डिनायल मोड में चली गई। ना तो सुप्रीम कोर्ट में, ना ही संसद में भी इकरार किया कि उसने इस खुफिया स्पाईवेयर को इन लोगों पर इस्तेमाल किया। स्पाईवेयर के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन पिटीशन लगी थी, जिसमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की भी एक पिटीशन शामिल थी। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने बुधवार को अपने आदेश में सरकार को लोकतंत्र के मूल्यों का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हौवा खड़ा करके कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा को फ्री पास ना समझे। दरअसल अपने इस एफिडेविट में सरकार किसी भी सीधे जवाब से बचती रही। कोर्ट ने यही कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप यह समझ लें कि कोर्ट भी कुछ नहीं बोलेगा, तो हम ये बता दें कि हम केवल मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोर्ट की लिमिटेड भूमिका जरूर है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का हौवा खड़ा करके कोर्ट को उसकी जिम्मेदारी से विचलित नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं कि कोर्ट के इन शब्दों के चयन से साफ था कि देश का सर्वोच्च न्यायालय जासूसी कांड पर सरकार के पूरे बर्ताव से नाखुश था। कोर्ट का मानना था कि भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का जो ढांचा है, उसके मुताबिक विदेशी स्पाईवेयर के जरिए लोगों के मोबाइल फोन के जरिए उनकी जासूसी कराना नागरिक के मौलिक अधिकार जैसे बोलने की आजादी और उसकी प्राइवेसी दोनों का हनन है। इसलिए कोर्ट ने ये जांच समिति गठित की। कोर्ट ने कहा कि संभव है कि कोई विदेशी ताकत या संस्था भारत के नागरिकों पर नजर रखना चाहती हो। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करके सरकार नागरिकों के बीच खौफ का संदेश जाता है। कोर्ट का मानना था कि अगर ऐसा हुआ है, ये जासूसी हुई है, तो नागरिकों के बीच एक खौफ का संदेश जाता है। ये कुछ वैसी ही बातें थीं जो जॉर्ज ऑरवेल के 1984 में पेश आती हैं। बस यूं समझ लीजिए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट उस उपन्यास का 2021 में एनालिसिस कर रहा था। शायद इसलिए अपने आदेश की पहली लाइन में चीफ जस्टिस ने 1984 को कोट करते हुए लिखा, इफ यू वांट टू कीप अ सीक्रेट यू मस्ट ऑल्सो हाइड इट फ्रॉम योरसेल्फ। तो क्या देश का सर्वोच्च न्यायालय हमें ऑरवेल के नॉवेल का जिक्र करके कुछ इशारे कर रहा था? क्या ऑरवेल के उपन्यास 1984 की एक मशहूर लाइन को जजमेंट का हिस्सा बनाकर सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर कटाक्ष कर रहा था? क्या ये नए भारत पर कटाक्ष था? केंद्र सरकार की कमेटी बनाने के सुझाव को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सरकार पर तो आरोप है कि उसने स्पाईवेयर से जासूसी करके नागरिकों की निजता का हनन किया है। ऐसे में सरकारी कमेटी बनाने की हम कैसे इजाजत दे सकते हैं? यह इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि इंसाफ हुआ। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के कामकाज और नागरिक अधिकारों के बीच के इस द्वंद्व में सुप्रीम कोर्ट नागरिक अधिकारों के साथ खड़ा दिखा। जॉर्ज ऑरवेल के उस उपन्यास में
इंसाफ दूर दूर तक कहीं नहीं था, केवल खौफ का मंजर था, क्योंकि कातिल ही मुंसिफ था, वही बिग ब्रदर था, वही थॉट पुलिस था। इसलिए एक मजबूत लोकतंत्र में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंडिपेंडेंट प्रेस की अहमियत बढ़ जाती है। ऑरवेल की 1984 जैसी स्थितियों के मद्देनज़र और मीडिया के एक बड़े वर्ग को बिग ब्रदर की गोदी में झुनझुना हिलाते देखकर जुडिशरी से उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।